गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र के गुणों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोकतंत्र के दोष के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, इसलिए उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। परंतु आलोचकों के अनुसार व्यक्ति एक अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चलित होता है और इसलिए व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। यानी कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने संवेगों, आवेगों और भावनाओं के वशीभूत होकर के वोट देता है। जैसे आपने देखा होगा आपके परिवार में या घर में जो वोट देने का निर्णय होता है वो एक मुखिया जो होता है वो कर लेता है और वो बाकी सदस्यों को वो यही कह देता है कि आप इसे वोट देंगे। तो जो दूसरे सदस्य होते हैं जो जिन्हें वोट देना है वो खुद के विवेक से वोट नहीं देते वरन दूसरे की इच्छा के अनुसार वोट देते हैं। तो इस प्रकार जो लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा है ये बहुत भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के अनुसार व्यक्ति बहुत बुद्धि व विवेक से संपन्न है, इसीलिए उसे मताधिकार दिया गया है, जबकि वास्तविकता में व्यक्ति अपने विवेक का काम नहीं लेता या विवेक से काम नहीं लेता है। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग यह मानता है कि लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण बुद्धिजीवी वर्ग लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। बुद्धिजीवी का मतलब पढ़े लिखे जो समझदार लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ संख्या को महत्व देता है, यानी कि इसमें जितने ज्यादा लोग वोट देंगे तभी व्यक्ति जीत पाएगा, अर्थात लोकतंत्र में गुणों को महत्व नहीं दिया जाता। तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी एक मुद्दे को उठाते हैं और उसमें वो ये देखते हैं कि उनके दल का क्या इसमें भला है और अच्छा है, वो उसे स्वार्थ की दृष्टि से सोचते हैं और इसी को पूरे राष्ट्र का हित बता करके इसी का प्रचार वे करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं। जबकि लोकतंत्र द्वारा नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलने की बात कही जाती है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का भी कोई अर्थ नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनावों में धनवान व्यक्ति खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं और उसी प्रकार के नियम, कायदे और नीतियां बनाते हैं जो कि धनिक वर्ग के हित में होती हैं। इस प्रकार जो गरीब लोग होते हैं उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता देने का भी कोई अर्थ नहीं हो जाता, क्योंकि उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो वो इस प्रकार चुनावों में पैसा कैसे खर्च करेंगे, कैसे जीत पाएंगे। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता का कोई अर्थ नहीं होता है। पांचवा है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र में जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व कोई नहीं निभाता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार पक्ष के लोग विपक्षी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि विरोधी पक्ष के लोग असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हैं। यानी कि जो पक्ष अपनी नीतियां रखता है, सरकार का
सरकार जब अपनी नीतियां बनाती है, उन नीतियों में सफलता ना मिले तो विपक्ष वाले लोगों को दोष देते हैं कि इनकी वजह से, इन्होंने अड़ंगा डाला है और इनकी आंदोलनों की वजह से हमारी नीति सफल नहीं हुई। जबकि जो विपक्षी लोग होते हैं वो सरकार की नीति को ही गलत ठहराते हैं। इसके बाद है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं, किंतु राजनीतिक दलों की प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता की भलाई के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु वास्तव में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। इसके बाद है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों का निर्धारण तथा कानून का निर्माण विभिन्न समितियों के द्वारा व्यवस्थापिका की बहस के बाद या द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से खर्चीली है। इस प्रकार चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बर्बादी होती है। इस प्रकार गरीब देशों के लिए लोकतंत्र खर्चीली व धीमी विकास की गति वाली प्रक्रिया है। 8वां है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता रुचि नहीं लेते। केवल 50 से 60% मतदाता ही मतदान करते हैं। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो कम योग्य व अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। इसके बाद है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के कारण शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश जर्मनी के सामने कमजोर साबित हुए। 10वां है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। साम्यवादी आलोचकों के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद के कारण युद्ध और साम्राज्यवाद का जन्म होता है। अतः लोकतांत्रिक राज्य विश्व शांति के समर्थक नहीं होते। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक देशों ने युद्ध व साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। आज के समय में इन देशों की नीतियां एक आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, जिसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्यवादी विचारकों के अनुसार लोकतंत्र और पूंजीवाद का घनिष्ठ संबंध विश्व शांति के लिए खतरा है। तो बच्चों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने लोकतंत्र के दोषों का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।